कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस के। और इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से हम रिलेटिव जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे आपके वो एसएससी से रिलेटिव क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपी के हो, और चाहे अदर स्टेट बिहार से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और खास करके एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपकी 6 से 7 एग्जाम जो भी एसएससी कंडक्ट कराते हैं उन सारे क्वेश्चन को यूपीपी के 2018 से लेके अब तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 तक उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ तक कि अदर स्टेट से बिहार से भी रिलेटिव जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका बिहार एसएससी का हुआ, बिहार कांस्टेबल का हुआ, यहाँ तक बीपीएससी का भी एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है जीके एंड जीएस के उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में बने रहिए आप। हम लोग 45 से 50 सेशन करने वाले हैं। इन 45 से 50 सेशन में अगर आप कंटिन्यू बने हैं हमारे साथ तो फाइनली आप मान चलिए कि आप जीके जीएस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ईजिली 50 से 55% क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर आपके 50 नंबर के जीके जीएस में क्वेश्चन आते हैं तो फाइनली आप मान चलिए कि 30 से 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए, यहीं से आने वाले। और आज भी जो जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन या सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम आपसे बातें करने चाहते हैं। एक्चुअली जीके जीएस की तैयारी हम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी बच्चे का, आप किसी बच्चे से कंपेरिजन करते हैं तो रीज़न क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 महीने में या 1 ईयर में वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि 4-6 साल लगा देते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न क्या होता है, आज के टाइम में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ऑनलाइन का समय है। ऑनलाइन में वो क्या करते हैं, जीके जीएस के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो गूगल से जीके जीएस के क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट ले जाके आपको दिखा देते हैं वन लाइनर। तो आप पढ़िए वन लाइनर, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उस लेवल से पढ़िए जो आपकी एग्जाम आप लेवल से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लेवल से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब मेरा मोटिव ये है कि अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो पहले अगर मान लीजिए आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, फाइनली आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तैयारी करने से पहले आपको ये देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। पहला काम क्या होता है कि आप इसका सिलेबस चेक करिए कि यूपीपी का सिलेबस क्या है। सेकेंड काम क्या है आपका, सेकेंड काम क्या है कि पहली बात उसका पीवाईक्यू। कहने का मतलब है कि आपका उसका प्रीवियस ईयर पेपर चेक करिए कि एक्चुअल लेवल क्या होता है एग्जाम का, प्रीवियस ईयर लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चाहे आपके मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के, आप किसी भी सेक्शन के आपके हों क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चलता है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ना तो उस लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़ना है, ना तो उस लेवल से आपको बहुत ज़्यादा नीचे पढ़ना है, तो आपको मीडियम में पढ़ना है। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि आपके एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कम टाइम में अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, कम टाइम में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, उनका रीजन उनका सिलेबस क्लियर होता है, और दूसरी बात वो प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर करना है कि ये फालतू के क्वेश्चन जो अट्रैक्टिव क्वेश्चन जीके के होते हैं कि विश्व की सबसे खूबसूरत महिला कौन सी है या सबसे बाहुबली जैसा कोई आदमी है, इन सब चीज़ों का ज़माना चला गया। क्या वैसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पर फोकस करिए, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। सो हम आज स्टार्ट करने वाले अपने सेशन में, और इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे, एक साथ में करेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जो 5-6 एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन 5-6 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन 2018 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 तक एसएससी के, जो 5 से 6 एग्जाम कंडक्ट कराता हूँ उन सारे क्वेश्चन के जीके और जीएस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक कि यूपीपी और बिहार से रिलेटिव जो भी बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी से लेकर सीजीएल थर्ड तक जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सो ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे सच में सीरियस हैं कि आने वाले 3-4 महीने में जो भी इनके एग्जाम है और सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीके जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं,
उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ तक कि हमने भी ऐसे अप्लाई किया, हमने भी अच्छा स्कोर किया है, तो हम आपको अपना नॉलेज बताने हैं। सही बात तो ये है कि बच्चों को क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है, और कैसे पढ़ना वो चीज़ आपको मुझसे बेहतर पता है। हर बच्चों को ये पता होता है कि उसको कैसे पढ़ना है, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ बच्चे नाइट में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डे में पढ़ते हैं, तो वो मैटर नहीं करता, डजंट नॉट मैटर कि आप दिन में पढ़ते हैं कि रात में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ते हैं और किस लेवल से पढ़ते हैं। तो मेहनत में आपकी कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअल लेवल क्या है उसमें कमी है। आपको जो चीज़ पढ़ना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में आप जाते नहीं हैं, और आप जाते नहीं हैं तो आप जो 6 महीने में सिलेक्शन लेना, आप 6 साल लगा देते हैं, फिर भी सिलेक्शन होता नहीं है। तो मेन रीज़न यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो पहले आप सिलेबस देखिए डीपली। अभी भी आपके पास टाइम है, जैसे यूपीपी का अभी एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2-3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे जुलाई अगस्त तक। फिर भी आपके पास टाइम, अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, फिर भी अगर आप चाहते हैं सही से पढ़ने के लिए, तो आप भी 3 महीने में आप यूपीपी का एग्ज़ाम ईज़िली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या होगी, सही रणनीति होनी चाहिए और एग्ज़ाम का लेवल क्या है वो चीज़ देख को आपको प्रिपरेशन करना होगा। आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने में, हम लोगों का आज फर्स्ट सेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, फिर हम चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1907 में 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सूरत। सूरत विभाजन क्या होता है कि आपके दो दल थे, चरमपंथी और नरमपंथी, दो दल थे। दो दल कहने का मतलब जैसे गरम दल और नरम दल होते हैं, तो ऐसे चरमपंथियों को कांग्रेस पार्टी से क्या किया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन का मतलब क्या होता है, अलग कर दिया गया। तो किसको किया गया, चरमपंथियों को कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को आपको सूरत अधिवेशन कहते हैं। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। क्यों हुआ था, कांग्रेस ने चरमपंथियों का निष्कासन किया था, मतलब वो अपनी पार्टी से चरमपंथियों को हटा दिए थे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सूरत अधिवेशन कहते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उनको भी हम देखते हैं। चरमपंथियों नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेद सूरत विभाजन के दौरान हुआ। दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासन को सूरत का विभाजन कहा गया। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि कहा गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि जो सूरत विभाजन क्यों हुआ था। सूरत तो विभाजन होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि आपके दो दल थे। आपको मैंने भी पढ़ा, नरमपंथी और चरमपंथी। तो चरमपंथी को जो हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या किया, अलग कर दिया। अलग करने का मतलब निष्कासन कर दिया। तो इसी निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सूरत विभाजन कहते हैं। और सूरत विभाजन कब हुआ था, दिसंबर 1907 को। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप याद रखें कि सूरत का विभाजन कब हुआ था, दिसंबर 1907 को। ठीक है ना, अधिवेशन। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 72। किसमें, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान के लिए उसमें लिखा गया है। ठीक है ना, प्रस्तावित किया गया है। तो हम इनके बारे में अलग से देखें। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने कम करने से संबंधित है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, तो ये पश्मीना, तो जम्मू एंड कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त की। ये बसोली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पारंपरिक शिल्प है। मतलब ये बहुत पुराना शिल्प है, कितने 100 साल वर्ष पुराना है। मतलब अब तक लेकर इसको लगभग 100 साल हो गए। तो ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए आप ये फैक्ट याद रखिए। पहली चीज़ तो ये जीआई टैग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक ना एक क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जीआई टैग से मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलना है। तो कहाँ का है ये पश्मीना, जम्मू एंड कश्मीर का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी? तो सही आंसर है हमारा जो राइट ऑप्शन है, रेणु देवी। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उपमंत्री है और उसके बाद ये भारत की भी पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज़ भी आप रखें कि बिहार की भी हैं और भारत की भी हैं। इसके बारे में कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देखते हैं। रेणु देवी नवंबर 2020 में बिहार की एवं भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज़ तो ये बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री है ही है, उसके साथ साथ ये भारत की भी महिला उप मुख्यमंत्री है पहली। ये भारतीय जनता पार्टी, ये किस पार्टी से रिलेटिव है? भारतीय जनता पार्टी। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में बिहार विधानसभा की सदस्य। ये चीज़ आप याद रखेंगे, रेणु देवी वर्तमान में क्या है? बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तहत हिस्से को सब्सिडी खाद्यान्न प्रदान करने कितना परसेंट, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको सब्सिडी मिलती है तो आपको दो जगह, एक रूरल मिलेगी एक अनरूरल में, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में एक शहरी क्षेत्र में। तो इनका परसेंट कितना है कि शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में परसेंट कितना है? तो आपको मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। ओके, आई होप। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? 75%, क्योंकि पूछा क्या गया? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी। कहने का मतलब अगर ग्रामीण में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 75 लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। यही चीज़ शहर में अगर 100 में से 50 लोगों को, कहने का मतलब 50% लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। आई होप इतने क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। यहाँ से आपके 3 फैक्ट बनने वाले। पहली चीज़ तो ग्रामीण के लिए कितना 75% है, उसके बाद देन शहरी के लिए कितना है 50% है। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? ताप ऊर्जा का मतलब क्या होता है? बिजली से रिलेटिव, बिजली संयंत्र। किससे? बिजली संयंत्र। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप टिक करिएगा। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2920 मेगावाट चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक बिजली संयंत्र है। यहाँ महाराष्ट्र के विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संचालित सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र। मतलब ये कहने का मतलब भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र में कौन सा थर्मल पावर? चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है। आपके दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान। दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे आपका छत्तीसगढ़ है। किसमें? ताप ऊर्जा में। ताप ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ताप ऊर्जा का मतलब किसमें होता है? बिजली संयंत्र में। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है। पहले पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र पे। उसके बाद सेकंड पे आपका गुजरात, थर्ड पे मध्य प्रदेश और चौथे पे छत्तीसगढ़ है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं? कहने का मतलब आज के टाइम में आप सीधे भाषा में चलिए, GF गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ये अपने मर्जी से शादी विवाह कर सकते हैं। इसमें ना किसी गार्जियन की ज़रूरत है, ना इनके माता पिता की सलाह की ज़रूरत है। ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो जैसे अपने हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह होते हैं। कितने? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो 8 प्रकार में से एक प्रकार ये भी आपका क्या? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में लड़के या लड़कियां जो भी होते हैं अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। इसमें किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं, चाहे उनकी फैमिली के उनके माता पिता हों, चाहे उनके कोई रिश्तेदार हों, किसी की किसी सलाह की ज़रूरत नहीं, बस आप बालिग होने चाहिए। तो कौन सा विवाह है? गंधर्व विवाह। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब गंधर्व विवाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो गंधर्व विवाह हिंदू विवाह के 8 शास्त्रीय प्रकारों में से एक है, जिसमें युवक और उसका प्रेमी अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। यहाँ दो लोगों की सहमति से होती है। दो लोगों की सहमति का मतलब जैसे एक लड़का एक लड़की है, जैसे भैया में तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी, विवाह होगा, सीधी सी बात है, लड़का है लड़की होगी। अगर प्रेमी और प्रेम किया तो दो लोगों की सहमति से। अनुष्ठान गवाह परिवार की भागीदारी नहीं होती, मतलब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना किसी गवाह की ना परिवार की भागी, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आप बालिग हैं, प्रेमी एक दूसरे से स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं तो आप इजीली विवाह कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो यह आपके असम में होता है। किस में होता है? असम में होता है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मेला कब होता है? 18 से 20 जनवरी असम में आयोजित होने वाला बोन झील मेला है। मतलब इसमें कहने का मतलब माघ बिहू फसल उत्सव में इसमें क्या होता है? मछलियों के लिए जाल बुना जाता है। मतलब एक कंपटीशन होता है मछली पकड़ने के लिए। तो मछली पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके से जाल बुने जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये कहाँ आयोजित होता है? असम में किया जाता है। ठीक है ना, असम में आयोजित किया जाने वाला मेला है। ठीक है ना, आई होप ये बातें क्लियर होंगी। तो मेले के दौरान सामूहिक मछली पकड़ने का जाल प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनसाइडर। ये बुक का नाम है, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप इतना पता है कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस कर रहे हैं, अगर आपने कोई सा एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है बुक एंड ऑथर से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को फाइनली मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसके राइटर कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। कौन सी बुक है? द इनसाइडर। इनकी कौन सा पहला उपन्यास था? ये कब प्रकाशित हुआ था? 1998 हुआ था। इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, देखिए अब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, का उपन्यास है जो पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1998 प्रकाशित हुआ। यह उनका पहला उपन्यास था। तो इनका कौन सा पहला उपन्यास का क्या नाम था? द इनसाइडर। इनके पहले उपन्यास का क्या नाम था? द इनसाइडर। और किसके पहले उपन्यास का? पीवी नरसिम्हा राव के। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरातेश्वर, ये मंदिर। अब देखिए ये मंदिर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिर से रिलेटिव भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म स्थल मंदिर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एतेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासकों ने कराया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो किन शासकों ने कराया था? पल्लव शासकों ने कराया था। किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एरातेश्वर मंदिर कौन सी शताब्दी में बना था? तो 8वीं शताब्दी में बना था। और किनके द्वारा बनाया गया था? किनके शासनकाल में किन शासकों ने कराया था? पल्लव शासकों ने कराया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आपको ये सेशन कैसे लगा? अब इससे कुछ रिलेटिव चीज़ें, इसमें पूजा जो होता है इस मंदिर में किसकी? शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो आई होप ये सेशन आपका, तो ये आपका डेमो सेशन था। कहने का मतलब ये सिर्फ आपको नॉर्मल मैं बताना चाहता था कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछते कहते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम लेवल से थे। क्या थे? एग्जाम लेवल क्वेश्चन थे, जीके एंड जीएस के। ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि फालतू क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप आधे घंटे 30 मिनट भी आप देते हैं जीके के लिए, सिर्फ 30 मिनट दीजिए, तो फाइनली आप मान चलिए 60 to 90 डेज में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं बोलूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फेंक दीजिए कि नहीं भैया 90 दिन में आप इतना नंबर दिला देंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी करें जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी का हुआ, यूपीपी का हुआ, बिहार एसएससी का हुआ, तो जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चनों के लिए आप 60 to 90 डेज में आप फाइनली 50% मार्क अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली प्रीवियस ईयर से। कहाँ से? प्रीवियस ईयर से। तो आई होप ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना होगा। और हम लोग ये 45 से 50 सेशन में चाहे आपका एसएससी का हुआ, चाहे यूपीपी का हुआ, चाहे बिहार एसएससी का हुआ,
इन सारे एग्ज़ाम को और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं 2018 से लेके अब तक के टिल नाउ, ठीक है ना, अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइनली सेशन तो 45 होंगे, लेकिन हर सेशन में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 एक क्वेश्चन में 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, मतलब कहने का मतलब डेली आप करीब 100 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। और ये 45 दिन में आप करिए तो आपको 4500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और 4500 क्वेश्चन में इससे बाहर क्या आने हैं। वो क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, एक्चुअल लेवल से पूछे गए। तो आई होप ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरीके से, तब तक के लिए टेक केयर।